चलिए देखिए, अभी हम लोग नवंबर मंथ में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, नवंबर मंथ में प्रवेश कर चुके हैं और हमारा जो एग्जाम है फरवरी में लगभग 15 फरवरी के आसपास, 12 से स्टार्ट हो जाए, 13 से 14, 15, 16, चूंकि अभी फाइनल डेट नहीं आया है एग्जाम को लेकर, अभी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव की अहम भूमिका है। वजह क्या है, तो कोरोना काल के बाद सबसे पहले क्या किया गया था कि जिस साल कोरोना आया था उस समय जो एग्जाम लिया गया था उस साल भी सिर्फ और सिर्फ 50 ऑब्जेक्टिव ही दिया गया था। उसके बाद 2020 में इस ऑब्जेक्टिव को बढ़ाकर 50 से 60 किया गया था और उसके नेक्स्ट ईयर में इस 50 ऑब्जेक्टिव को डायरेक्ट 100 में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव में इसको कन्वर्ट किया गया था, जिसमें से आपको बनाना सिर्फ 50 ऑब्जेक्टिव है और प्रत्येक ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का है। अगर ये 50 में बोलूं तो कहीं ना कहीं गलत है। क्यों? क्योंकि साइंस और सोशल साइंस में ये जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव की संख्या कम है। यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि 50% ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, ये बात सही होगा। क्यों? क्योंकि साइंस और सोशल साइंस में सिर्फ और सिर्फ 40 ऑब्जेक्टिव हमें सॉल्व करने हैं और हमें दिया कितना ऑब्जेक्टिव जाएगा, तो 100 ऑब्जेक्टिव हमें दिया जाएगा। 80 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, जहां से हमें 40 ऑब्जेक्टिव क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और गणित का बात किया जाए तो वहां पे हमें 100 ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है, जहां से हमें 50 सॉल्व करना है। एग्जाम को देखते हुए हम लोगों ने अभी ये जो ऑब्जेक्टिव का सिलसिला चालू किया है, इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट हम कवर करने वाले, सबसे पहले उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग मैथ्स का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं, साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी का, संस्कृत का और इंग्लिश का। ऑब्जेक्टिव होगा कहां से, तो अभी मेनली हम लोग PYQ लेकर चल रहे हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि लगभग अगर देखा जाए तो 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव हम लोग कवर करने वाले हैं एग्जाम से पहले। ठीक है, टारगेट अगर हम लेकर चले तो प्रतिदिन कोशिश यही रहेगा कि 200 ऑब्जेक्टिव 2 शिफ्ट में क्लियर करवाया जाए, ताकि समय के भीतर ही सारा ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर हो सके। कहां से कहां तक का ऑब्जेक्टिव हम लोग करने वाले हैं, तो 2020 से लेकर 2024 तक जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया सब पर एक बार नजर डालने वाले हैं। किस किस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव बनाना जरूरी है, इस सारे टॉपिक पर अभी डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद जो भी क्वेश्चन आगे आज भी हम लोग कुछ क्लियर करेंगे। 2020 से लेकर 2024 तक जितना एग्जाम हुआ है 10th क्लास का, प्रत्येक ईयर 2 शिफ्ट में एग्जाम लिया गया है। फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट, दोनों शिफ्ट का ऑब्जेक्टिव हम उठाने वाले हैं। अगर देखा जाए तो एक ईयर का, अगर साइंस और सोशल साइंस को छोड़ दे तो एक ईयर में हमें 200 ऑब्जेक्टिव देखने को एक सब्जेक्ट में मिल जाएगा। अगर 5 साल का बात किया जाए, 20, 21, 22, 23, 24, 5 साल का बात किया जाए तो एक सब्जेक्ट में लगभग हम 1000 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं। खैर, इसको थोड़ा हम छांट कर चलेंगे क्योंकि समय को देखते हुए इसे क्लियर करवाया जाएगा। वजह क्या है, तो 10th क्लास के एग्जाम में इंग्लिश का कोई उतना महत्व है नहीं, लेकिन आपको 12th में पढ़ना है इंग्लिश, यही वजह है कि यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखना उचित बनता है। ठीक है, अब आज हम कौन सा सब्जेक्ट उठाने वाले हैं, तो अभी लगातार हमारा साइंस का ऑब्जेक्टिव चलेगा। ठीक है, साइंस का ऑब्जेक्टिव अभी चलने वाला है और साइंस के ऑब्जेक्टिव में प्रत्येक ईयर में आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जहां से 40 क्वेश्चन बनाना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव बनाए, किस सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव बनाए, ताकि हमारा क्वेश्चन इजिली बन जाए। चलते थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर बात किया जाए तो साइंस का बात किया जाए तो कुल मिलाकर 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जहां से हमें सॉल्व सिर्फ और सिर्फ 40 ऑब्जेक्टिव करना है। 40 ऑब्जेक्टिव हमको छोड़ देना है। ठीक है, अब इस 40 ऑब्जेक्टिव में हम कौन कौन सा सब्जेक्ट उठा ले ताकि हमें टेंशन ना हो। तो आपको पता है कि अगर बच्चों को कोई सब्जेक्ट पढ़ने में सबसे ज्यादा मजा आता है तो वो है बायो, जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, हमें 10th क्लास में 3 साइंस पढ़ना है, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अगर कोई सबसे झोल वाला सब्जेक्ट इसमें है तो क्या है, केमिस्ट्री है। ठीक है, सबसे झोल वाला सब्जेक्ट केमिस्ट्री। अगर हम 80 को डिवाइड करते 3 पार्ट में, 80 को डिवाइड करते हैं तो लगभग वही 26-27 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट से
देखा जा रहा है। अगर हम 25 का रेशियो लेकर चलते हैं, फिर भी अगर हम बायो में 25 क्वेश्चन क्लियर करते हैं और उसके बाद फिजिक्स में 25 क्वेश्चन अगर हम क्लियर करते हैं, तो 25-25 50 सिर्फ इस दो सब्जेक्टों से हमें ऑब्जेक्टिव मिल जा रहा है। फिर भी हमारे पास 10 क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन बरकरार है। केमिस्ट्री आपको क्लास पीरियड में पढ़ाया गया है, एक एक चैप्टर आपको पढ़ाया गया ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो, लेकिन अभी समय कम है, इसलिए सिर्फ अगर एग्जाम को देखा जाए और अगर नंबर के बारे में डिस्कस किया जाए तो हम क्या करेंगे, सिर्फ बायो और फिजिक्स उठाने वाले हैं। बायो और फिजिक्स का जो भी क्वेश्चन आएगा हम उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, बाद बाकी 40 जो भी क्वेश्चन आएगा छोड़ना है। यानी कि अगर अभी हम ये कहें कि केमिस्ट्री का टोटल क्वेश्चन हम छोड़ने वाले, तो बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप केमिस्ट्री पढ़ना ही छोड़ दें। वजह क्या है कि अगर सब्जेक्टिव का बात किया जाए तो सब्जेक्टिव में आपको केमिस्ट्री से क्वेश्चन बनाने हैं, और केमिस्ट्री से कितना क्वेश्चन बनाना है, तो केमिस्ट्री से सब्जेक्टिव में 4 2 नंबर वाला, और उसके बाद दीर्घोत्तरीय का बात किया जाए तो एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर वाला, एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर वाला बनाना है, ठीक है। यानी कि 4 दूनी 8, 5 एकम 5, यानी कि 8 5 13 नंबर का क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ठीक है। और ये 100% श्योर है कि आपके एग्जाम का सिलेबस यही है, यही सिलेबस 2024 से, जो कि आप यहाँ देखे हैं 2024 से यही चीजें 2024 तक यही चीजें चली है। कब से, तो 2020 से लेकर। खैर 2020 में ऑब्जेक्टिव का संख्या कम था, सिर्फ और सिर्फ 60 ही था, उसके बाद इसको बढ़ाया गया है, 80 कर दिया गया है। चलते हैं, आज हम जो सेट उठाने वाले हैं थोड़ा उस पर आप नजर मारेंगे। आज जो हम सेट उठाने वाले हैं साइंस का सेट है, ऊपर लिखा हुआ है साइंस विज्ञान 10th 2024 A, और यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट सेटिंग है, यानी कि प्रथम पाली। 2024 में फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था वही क्वेश्चन यहाँ पे आज लिया गया है, और यहाँ हम आज उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। जैसा कि आपको अभी कहा गया है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट हम यहाँ से उठाएंगे, तो फिजिक्स और बायो, क्योंकि अगर हम फिजिक्स और बायो उठा लेते हैं फिर भी 40 क्वेश्चन हमसे इजिली बन जाएगा। 5000 प्लस अगर आपको कहा गया है तो ऑब्जेक्टिव 5000 प्लस आपको पढ़ाया जाएगा, और अगर आप वाकई में 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं तो जरा आप सोचिए कि क्या आप 230 ऑब्जेक्टिव नहीं बना पाएंगे, बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। 230 ऑब्जेक्टिव कहां से कहा जा रहा है, तो 50 ऑब्जेक्टिव गणित का, 50 हिंदी का, 50 संस्कृत का, 40 साइंस का, 40 सोशल साइंस का। अभी हम इंग्लिश का डिस्कस नहीं करने वाले, क्यों, क्योंकि इंग्लिश का नंबर जुड़ता नहीं है। अगर इस सबको आप ऐड करते हो तो आपको यहाँ पे कुल 230 नंबर देखने को मिलेगा। प्लस में यहाँ पे 40 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है, 20 नंबर साइंस का और 20 नंबर सोशल साइंस का। यानी कि अगर आप देखें तो 270 नंबर यहाँ से अगर आप वाकई में वर्क करके जाते हैं तो प्रैक्टिकल में जहां तक अगर आप बढ़िया से कॉपी लिखकर अपने स्कूल में दे रहे हैं तो आपको बढ़िया सा नंबर यहाँ से मिल जाता है। बाद बाकी आपको इस पे वर्क करना है। अगर आप इस पे बढ़िया से वर्क करते हैं तो फिर आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, तो यहाँ से नंबर कटता नहीं है। अगर सही तो 1 नंबर, गलत तो कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर सही हो रहा है, वजह क्या है, तो यहाँ पर ना तो शुद्धि है, ना ही राइटिंग का कोई मैटर उत्पन्न होता है। तो आपको ढंग से याद करके जाना है, और बशर्ते क्या है कि जो आपको OMR सेट दिया जाएगा, OMR सेट को आप बिल्कुल प्रॉपर तरीका से भरेंगे, कहीं कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप मिस्टेक करते हैं तो फिर वहां पे जितना आपने मेहनत किया है, सारा मेहनत सिर्फ वहां का नहीं, आपने जब 1 क्लास से पढ़ना स्टार्ट किया था और अभी आप 10th क्लास में हैं, यानी कि ये जो 10 साल का पीरियड है, इस 10 साल का मेहनत आपका पानी में जा सकता है। इसलिए अगर एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट है तो वहाँ OMR सेट अगर हम जब भी भरेंगे बिल्कुल केयरफुली भरेंगे, केयरलेस होकर नहीं भरेंगे। केयरलेस होकर अगर आप भरते कहीं पर थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो फिर काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है, ठीक है। चलते हैं अब आगे, देखते हैं क्वेश्चन को कि वाकई में क्वेश्चन का टाइप क्या है। सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट हमें आज उठाना है, बायो और फिजिक्स, ठीक है। शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, क्या हो जाएगी
40 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो जो वक्रता त्रिज्या होती है या क्या होती है, तो फोकस दूरी की दोगुनी होती है, इसलिए ये क्या हो जाएगी 40। अगला है कि कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? क्या होगा? विचलन होगा। अगला है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। जब घर में अगर तार खींचा जाता है तो आप देखेंगे घर में मेनली 3 कलर का वायर खींचा जाता है, जिसमें से एक जो कलर होता है, एक कलर उसमें मेन वायर का होता है, दूसरा अर्थ वायर होता है, एक पर न्यूट्रल लिखा होता है, दूसरा फेस होता है और एक अर्थ वायर होता है, जिसे भूसंपर्कित तार भी कहा जाता है। 2 वायर आपको पोल से मिलता है और एक आप अपने घर में लगाते हैं, जो सुरक्षा की युक्ति से काफी ज्यादा बढ़िया माना जाता है। एक न्यूट्रल होता है, एक फेस होता है। फेस जो है ये हमेशा आपको लाल कलर से दिखाया जाता है, न्यूट्रल आपका ब्लैक होगा, और एक और जो तार होता है उसे आप किसी भी कलर में ले सकते हैं, पीला वगैरह। तार का कलर क्यों चेंज किया जाता है? ताकि आप इजिली पहचान सके कि कौन फेस है, कौन न्यूट्रल है, कौन अर्थ वायर है, ठीक है। तो कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार, ठीक है, उदासीन तार का रंग कैसा होता है? काला होता है, ठीक है। ये न्यूट्रल होता है, इसलिए इसे काला कलर से दिखाया जाता है। किसी युक्ति में विभक्त विलय दिक परिवर्तक का कार्य करता है, कौन? विद्युत मोटर करता है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? सौर सेल कहते हैं। अगला है कि एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, एक विद्युत बल्ब है जिसमें तंतु जो फिलामेंट लगा हुआ है उसका प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितना विद्युत धारा लेगा? कितना लेगा? 0.18 एम्पियर ये लेगा। अगला है एक सेल का विद्युत वाहक बल्ब 1.5 वोल्ट है, 10 आवेश गुजारने पर कार्य होगा। कितना कार्य हो जाएगा? कितना? 1.5 वोल्ट, सॉरी जूल। अगला है 1.5 जूल। अगला है इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, जल कण द्वारा अवशोषण के कारण, वायु द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण द्वारा। इंद्रधनुष कब उत्पन्न होता है? तो बारिश के कुछ क्षण बाद, ठीक है, बारिश के कुछ क्षण बाद जब सूर्य का प्रकाश निकलती है तो उस समय जो बारिश की बूंदे हैं, जो छोटी छोटी बूंदे होती है, वो एक प्रिज्म का वर्क करती है, एक प्रिज्म की तरह वो कार्य करती है, ठीक है। और उस पे जब सूर्य का प्रकाश यानी कि श्वेत प्रकाश पड़ता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, और वही हमें 7 रंग की जो रंगीन पट्टिका दिखाई देती है उसी के बारे में बात किया जा रहा है। तो जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। अगला है, ये बायो का क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट होता है। निम्नांकित में नर युग्मक कौन है? शुक्राणु नर युग्मक है, अंडाणु मादा युग्मक इसे कहा जाएगा। अगला है परजीवी पौधा का एक उदाहरण। परजीवी पौधा इसमें से कौन है? गोबर छत्ता, बायोफिल्म, अमरबेल, चीर। अमरबेल है। अगला है द्विखंडन पाया जाता है किसमें? स्पंज में, हाइड्रा में, जीवाणु में, इनमें से कोई नहीं, जीवाणु में हो जाएगा। अगला है अग्न्याशय से कौन सा हार्मोन अस्रावित होता है? इंसुलिन का स्राव होता है अग्न्याशय से। अगला है निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? इसमें से कौन है जो रक्त को थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है, रक्त को थक्का जमाता है? रक्त विषाणु, श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, इनमें से कोई नहीं। कौन सा? रक्त विषाणु। अगला है सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, इनमें से सभी, इन सबका सजीव जीवधारियों द्वारा इन सबका क्या किया जाता है? उत्सर्जन किया जाता है। अगला है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन। तो इसमें क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा और एस्ट्रोजन हो जाएगा, यानी कि ए और सी दोनों है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन? क्रेनियम, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मस्तिष्क, स्टेम। क्या हो जाएगा? सेरिबेलम हो जाएगा। अगला है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक, फिर से आप कहां पहुंच चुके हैं? फिजिक्स में, ठीक है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है 1 से कम, 1 से अधिक, 1 के बराबर 0, 1 से अधिक होता है। आंख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण है, यानी कि जब आंख, नाक, गला का
चेकअप किया जाता है और वहाँ जो चिकित्सक है, डॉक्टर है, वो किस दर्पण का यूज करते हैं? तो अवतल दर्पण का। आप कभी जाते होंगे, देखते होंगे कि जो दांत के चिकित्सक होते हैं, इतना बड़ा स्टील का फ्रेम रहता है, उसमें छोटा सा शीशा लगा रहता है, वो आपके मुंह में लगाएंगे और वहीं से देख लेंगे कि कौन से किस दांत में गड़बड़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? मेथेन, एथाइन, एथेन, एथीन। तो एथाइन का यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप यहां देखेंगे केमिस्ट्री का क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, जिसमें से आपने बहुत सारी चीजें इसमें से पढ़ा है। देखते करके कि कितना क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, जिसपे अगर थोड़ा सा भी जोर डालना हो उसको हम छोड़कर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है एल्कीन का। ठीक है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, इनमें से सब है? प्राकृतिक गैस होगा। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा किसे कहा जाता है? तो वैसा ऊर्जा जो पॉल्यूशन उत्पन्न ना करे। जब आप कोयला को जलाते हैं तो काफी मात्रा में पॉल्यूशन उत्पन्न होती है, जब आप लकड़ी को जलाते हैं फिर भी पॉल्यूशन उत्पन्न होता है। अगला है, हमारा शरीर किस pH पदार्थ के बीच कार्य करता है? 7.0 से 7.8 तक। अगला है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन होगा? यानी कि ऑप्शन नंबर से C6H12O6। अगला है, सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है? अगर इसका बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कहा जाए तब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन रिजर्व होते, उसके बाद 8 बच गया 1, इसीलिए इसके बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगी। लैटेक्स पाया जाता है कहाँ? चीर में, गुलाब में, कनेर में, आम में? कनेर में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। अगला है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है कहाँ से? अंडाशय द्वारा। ये आपका फिर से बायो का क्वेश्चन मिला है। एंड्रोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा, वृषण द्वारा, ग्रहणी द्वारा, अमाशय द्वारा। अगला है, वर्तिका भाग है किसका? तंतु का, जायांग का, अंडाशय का, पुंकेसर का? किसका बताइए? जायांग का। अगला है, ग्रहणी भाग है किसका? छोटी आंत का है। अगला है कि मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिंक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाता है, क्या बनाता है? आप देख रहे हैं कि ये सारा नासिका छिद्र जहां से सांस लिया जाता है, लैरिंक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा, ये सारा श्वसन अंग से संबंधित है, इसलिए ये किसका निर्माण करेगा? श्वसन तंत्र का। अगला है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है किस चीज के लिए? जल संवहन के लिए। ठीक है, इसका क्या कार्य है? तो ये जड़ द्वारा जमीन से जल और खनिज लवण को पौधे के पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अगला है, जिब्रेलिन है क्या है? पादप हार्मोन। अगला है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? पत्तियों का मुरझाना एब्सिसिक एसिड द्वारा होता है। ठीक है, अगला है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? कैसे? सबसे पहले 2 रिजर्व हुआ, उसके बाद 8, 8 2 10, बचा कितना? 2। अगला है कि निम्नांकित में से किस धातु का, हमको केमिस्ट्री पर उतना ध्यान देना नहीं है इसलिए हम आगे बढ़ते चलते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें बनने वाला है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन फिर से बायो का मिला है आपको। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कौन सी? मृतजीवी है, मृतोपजीवी, यानी कि ये दूसरे मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मृतोपजीवी कहा जाता है। अगला है, प्रतिरोधकों के केमिस्ट्री है। अगला है, एक कमरे में 60 वाट 220 वोल्ट एवं 40 वाट 220 वोल्ट के 2 उपकरण 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हैं, कुल उपयुक्त शक्ति इसका क्या हो जाएगा? 25 वाट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। जरा आप इसमें पहले काउंट कीजिए कि कितना क्वेश्चन यहां से सॉल्व हुआ है, काउंट कीजिए जरा। कितना हुआ? पैंतीस। यहां से आपने एक पेज देखा है और आपका 35 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट पेज से आपको मात्र 5 क्वेश्चन और सॉल्व करना है, जिसमें हमको अभी लग रहा है कि फिजिक्स का ही बहुत सारा क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, बायो का भी। चलते हैं, ये आपका नेक्स्ट पेज है जहां 43 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नांकित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? I² R, V²
CKR ये कुछ गड़बड़ दिया गया, उसके बाद है VI, इनमें से सभी ऑप्शन इसका क्लियर है नहीं, इसलिए इसको आप रहने दीजिए। अगला है उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है? 1/2 होता है। अगला कि विभवांतर मापा जाता है, विभवांतर को किस मीटर से मापा जाता है? वोल्ट मीटर से मापा जाता है। निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? वोल्ट बराबर एम्पियर बटा, ये जो भाग देख रहे हैं इसको आप बटा ले सकते हैं, ठीक है। वोल्ट बराबर एम्पियर बटा ओम, एम्पियर बराबर वोल्ट बटा ओम, वोल्ट बराबर ओम बटा एम्पियर, और एम्पियर बराबर ओम बटा वोल्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर बराबर वोल्ट बटा ओम हो जाएगा। निम्नलिखित पदार्थों में चालक है, चालक यानी कि जो विद्युत का चालन करता है, अभ्रक, कांच, एल्यूमिनियम, चीनी मिट्टी। कौन है? एल्यूमिनियम है, यह विद्युत का चालन करता है, उष्मा का भी चालन करता है। अगला है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? हीलियम, यूरेनियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम। यूरेनियम है, खैर ये केमिस्ट्री का है, आगे बढ़ते चलेंगे आप यहाँ से, फिर आपको बायो मिल जाएगा। जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया? इसमें जिन शब्द का जो यूज किया था कौन है? जोहानसन है, ठीक है, जोहानसन है। निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? द्विखंडन नहीं होता है यस्ट में, पैरामीशियम में, यूगलेना में, अमीबा में। क्या हो जाएगा? क्या होगा? यूगलेना में। अगला है परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? अंडाशय के भीतर, वर्तिका के भीतर, पतियों के भीतर, और परागकोश के भीतर, परागकोश के भीतर। अगला है रुधिर चाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा? वृषण द्वारा, थाइमस द्वारा, थायराइड द्वारा, एड्रिनल द्वारा। किसके द्वारा? एड्रिनल द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? इसमें से कौन सा बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है? मधुमेह, मलेरिया, न्यूमोनिया, डायरिया। न्यूमोनिया। अगला है रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, शर्करा का स्तर इसमें से कौन नियंत्रित करता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन और रिलैक्सिन, यानी कि इंसुलिन है। आगे है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मांसपेशिया, तंत्रिका कोशिका, रक्त कोशिका, हृदय कोशिका। कौन सा हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका है। अगला है कि मुख गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का, न्यूक्लिक अम्ल का। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। आगे केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन है बिल्कुल इजी, आप देख सकते हैं कि निम्नांकित में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? सबसे तन्य, जिसको हम पीट कर चादर में परिवर्तित कर सकते हैं, क्या है? सोना है। आगे बढ़ते हैं, बायो का या फिजिक्स का क्वेश्चन आप देख लेंगे, ये भी बिल्कुल इजी है। लोहे पर जिंक की परत लेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है? गलवैनीकरण कहलाती है। यहां से फिजिक्स है। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जा सकता है? अवतल लेंस द्वारा। और दीर्घ दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा, ठीक है। अगला है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है कहां पे? दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर। अगला है निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? डायोप्टर है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। हजामत के लिए, यानी कि जब आप दाढ़ी वगैरह बनवाते हैं, खैर अभी किसी का दाढ़ी हुआ नहीं है, ठीक है, कुछ बच्चे इसमें है बनवाते हैं का? चलो देखो, हजामत के लिए वैसे अपने बिहार में हजामत का अर्थ है वो और दूसरा होता है, समझ रहे हैं? पीटने को भी यहाँ पर हजामत बनाना कहा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, इनमें से कोई नहीं, बताइए। अवतल दर्पण का। अगला है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? छोटा, सीधा, आभासी, इनमें से सभी। केमिस्ट्री है, ये भी केमिस्ट्री है, ये भी केमिस्ट्री है। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ इसमें से क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस।
देखते हैं, अगर किसी का हाथ पैर टूट जाता है तो उजरका जो लगा होता है पट्टी के ऊपर, उसी को कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी आपका केमिस्ट्री का, ये रहने दीजिए। और ये भी बिल्कुल लीजिए केमिस्ट्री का। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट है, ठीक है। जरा यहाँ पे आप देखेंगे कितना क्वेश्चन आपसे सॉल्व हुआ है इस पेज में। बाईस क्वेश्चन, पिछले पेज में 35 और यहाँ पे 22 है। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको 57 क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जा रहा है। और ये जो 7 एक्स्ट्रा है, तो हमने कुछ केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी देखा है। अगर कितना है? सिर्फ 17 ही क्वेश्चन है, 17 एक्स्ट्रा है, 40 बनाना है। अगर यहाँ पे आप 7 देखेंगे, जो कि केमिस्ट्री का लगभग हमने कुछ क्वेश्चन उठाया है, केमिस्ट्री अगर छोड़ रहे फिर भी आपसे 50 क्वेश्चन इजिली बन जाएगा। 50 क्वेश्चन फिजिक्स और बायो से दिया जाएगा, और आपको बनाना सिर्फ कितना क्वेश्चन है? 40। इससे पता चलता है कि अगर आप फिजिक्स और बायो ढंग से पढ़ लेते हैं तो फिर आपको क्वेश्चन समझने में, क्वेश्चन बनाने में कहीं कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है। पर डे आपको ऐसे ही साइंस का जो अभी PYQs स्टार्ट हुआ है, ये 2024 का फर्स्ट, आज हम लोग फर्स्ट शिफ्ट देखे हैं। नेक्स्ट डे छोड़िए ना, 2-4 को इतना है ना, क्लियर है ना कि 50 से ऊपर है, 50 से ऊपर है ना। उसके बाद हमको सोचना ही नहीं है 57 हो जाए, 60 हो जाए, 65 हो जाए, इतना डिस्कस नहीं करना है। डिस्कस कब करना है पता है? डिस्कस तब करना है, बिल्कुल सही बोले, जब 40 से कम हो तब डिस्कस करना है। अगर 50 से ऊपर है तो डिस्कस करने का कुछ पॉइंट ही उत्पन्न नहीं होता है। पर डे आपका क्लास ऐसे ही जो PYQs है स्टार्ट करवाया जाएगा। प्रतिदिन 2 शिफ्ट में चलेगा। साइंस स्टार्ट हुआ है और देखा जाएगा कि एक और शिफ्ट में आपका कौन सा, किस सब्जेक्ट का PYQs क्लियर करवाया जाए। उम्मीद है कि सबसे पहले दूसरे शिफ्ट में हम लोग हिंदी लेकर चलेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास में।